आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी ग्लिम्पेस ऑफ द पास्ट। तो ग्लिम्पेस इसका मतलब है कि जो शॉर्ट में आप अगर एक स्टोरी सुनते हो तो आपको शॉर्ट में लिखना है, वो है ग्लिम्पेस। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुआ था। तो उस बीच के जो हिस्ट्री को हम ये पिक्चर के माध्यम में यहाँ पर देखेंगे। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857। तो आप ये जो पिक्चर और जो स्पीच बबल है, आपको इस माध्यम से आप देख सकते हो कि कैसे जो 1857 में कैसे हुआ था सिपाही म्यूटिनी, जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। ये मैट्रिक्स इसका मतलब है जो शहीद हुए हैं। Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's martyrs। आपको ये समझ में आया? ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। आप तो ये लता मंगेशकर जी ने गाया था, इसको ही यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया गया है। समझ में आया? ये हमारा जो मैट्रिक्स है बहुत सारे, जैसे कि महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू जी है, यहाँ पर सरोज, यहाँ पर ये झांसी की रानी है। और कौन कौन है? झांसी रानी यहाँ पर है, देखो इस साइड में है झांसी रानी। ये नेहरू जी है, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, यहाँ पर भगत सिंह है, महात्मा गांधी। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे क्या कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। तो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि कंपनी कैसे यहाँ पर आया था, कैसे फाइट हुआ था। अब हम देखेंगे कंपनी जब आया तो वो कैसे एक एक जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1757 से 1849 तक क्या हुआ था। With the superior weapons, the British East India Company was extending its power in the 18th century India। तो 18th सेंचुरी में आप देख सकते हो कि जो ब्रिटिश टेरिटरी को रेड कलर में मार्क किया गया है। तो जो ये सब रेड कलर का मार्क दिखाई दे रहा है आपको, वो ब्रिटिश एरिया था जो ब्रिटिश ने कंक्वेस्ट किया था। उसके बाद इंडियन प्रिंसेस were short sighted that obstruct राजा Bah call the English merchants, they will help me to defeat him। तो क्या तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, जो राजा होते थे वो जैसे मानो एक राजा का 4 और 5 पुत्र हैं, सन है। तो सभी पुत्र चाहेंगे कि हम राजा बने। तो उनमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं मैं राजा बनूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं राजा बनूंगा। तो वो क्या करेंगे, जो उससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के सहायता ली। ठीक है तुम राजा बने हो, ठीक है देखो हम तुम्हें गद्दी से निकाल लेंगे ब्रिटिशर्स के माध्यम से। तो वो ब्रिटिशर्स का हेल्प लिए थे। जो राजा के जो संतान होते थे उन्होंने। तो देखो हमारा सोल्यूशन कौन निकाल सकता है, हम ही आपस में वेट कर ले सकते हैं कि तुम एक साल बनो फिर मैं एक साल बनूंगा। तो आप आपस में ही डिस्कशन करोगे तो ये अच्छा होगा। मगर दूसरों के से आप घर से अगर हमारा घर में कोई भी विपत्ति पड़ती है, घर में कोई असुविधा होती है, तो हम घर में ही आपस में डिस्कशन करेंगे तो उसका हल निकलेगा। मगर आप बाहर दोस्तों से, बाहर लोगों से आप लोगे तो ये आपके घर के घरेलू मामले के लिए ये अच्छा नहीं है। वैसे ही जो राजा हुआ था इसका मतलब है कि जो राजा वाह आप अच्छा काम कर रहे हो, ये जो अच्छा ही देखने के लिए ये सारे लोग ब्रिटिशर्स के हेल्प ले रहे हैं। उसके बाद द राइवलिस हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सूबेदार इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो जो राइवलरी से जो उनके राइवल में थे, देखो आप मानो एक राजा हो तो आपके जो अपोजिट होगा वो आपका राइवल होगा, वो नहीं चाहेगा कि आप राजा बनो।
ठीक है। तो जो राइवलरीज थे उन्होंने हेल्प किया किसको, जो ब्रिटिशर्स को। देखो मैं एक राजा हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना राज्य कैसे शासन करूंगी, मैं ठीक से जैसे शासन करूंगी, मगर जो मेरे अपोजिट में होगा, जो कि राजा बनना चाहता था, वो क्या करेगा, ठीक है तुम राजा बन गए हो, मैं कुछ कंस्पिरेंसी करती हूँ, उस कंस्पिरेंसी के माध्यम से मैं आपको गद्दी से निकाल लूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। तो इसलिए मुझे कौन हेल्प करेगा, आप जानते हो कि शत्रु का शत्रु होता है मित्र। तो राजा मेरा शत्रु है और राजा का शत्रु है ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स हुए वो मेरे क्या हुए, मित्र हुए। तो जो ब्रिटिशर्स जो राइवलरी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के हेल्प लिए और ब्रिटिशर्स को हेल्प किए, क्योंकि वो इजीली क्या कर सके, सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू इसका मतलब है कि कंट्रोल में, वो बहुत सारे प्रिंसेस को अपने कंट्रोल में ले लिए थे। कौन, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स अगर हमारे सिस्टम में नहीं आ सकते, मगर जो हमारा ही प्रिंसेस थे उन्होंने हेल्प किया, इसलिए जो ब्रिटिशर्स ने हमारे सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आता है ए फार सिंग रूलर लाइक दी ब्रेव टिपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश स्टिल डायड फाइटिंग। तो बहुत सारे प्रिंसेस, ऐसे भी प्रिंसेस होंगे जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आए, जो कि ब्रिटिशर्स को अपना मालिक नहीं समझे, अपना सब कुछ, अपना राजा ये सब नहीं समझे। तो वैसे ही कुछ थे जो है टीपू सुल्तान, मैसूर का टाइगर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइटिंग की, अपने अंतिम सांस तक अपने उसने टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के साथ फाइटिंग किए थे। समझ में आया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आए थे। उसके बाद थैंक गॉड, तो यहाँ पर वो बोल रहा है एक देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। तो वो बोल रहा है अब शायद ये जो युद्ध खत्म, टीपू क्या हुआ, सॉरी, वो बोल रहा है कि अब शायद इस देश में और कुछ वाद नहीं होगा, अब शांति होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। तो बोल रहे हैं कि ये जो गॉड ही है जो ब्रिटिशर्स को हमारे किंगडम में भेजा है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा भाग्य ही ब्रिटिशर से जुड़ा हुआ है, तो गॉड ही उन्होंने हमें, गॉड ही वो ब्रिटिशर्स को हमारे कंट्री में भेजा है। तो इंडियन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई बोल रहा है कि ठीक है अब ब्रिटिशर्स आ गए हैं, कोई अपने अपने जो एरिया को अपने कब्जे में ले लिए है, अब शायद कोई युद्ध नहीं होगा। और कुछ बोल रहे हैं कि शायद गॉड ने ही उन्हें सेंड किया है, और कुछ बोल रहा है कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। और कुछ बोल रहे हैं कि व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो वो कोई बोल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे राजा रजवाड़े को वो मार दिए हैं, उन्हें गद्दीच्युत कर दिए, गद्दी से निकाल दिए। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर। तो हम बन गए हैं, जो ब्रिटिशर्स के स्लेव बन गए हैं, क्योंकि हमारा कोई राजा नहीं रहा इसलिए। Some kings were not good, but after all they were of this land। तो बोल रहे थे कि कोई बोल रहे ठीक है, अच्छा राजा अच्छा नहीं है, ठीक, मगर वो इस जगह का था, मगर अब जब ब्रिटिशर्स आ गए हैं तो उन्हें हमें फॉरेनर के स्लेव बनना होगा, उनके दास बनना होगा। उसके बाद क्या होता है, अब ब्रिटिश रूल हुआ 1765 से 1836 तक। 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, इस तक ये पलासी और बक्सर तक क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स सारे एरिया को अपने कंट्रोल में नहीं लिए थे। उसके बाद 1765 में, जो 64 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स अपने लगभग सारे एरिया को, जो जहां पर ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उस जगह को अपने कब्जे में ले लिए थे। तो रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो जो लीडर थे वो क्या कर रहे हैं, प्रीच इसका मतलब है कि लर्निंग, टॉट। तो लोगों को वो शिक्षा दिए कि ये जो चाइल्ड मैरिज है और जो ये अनटचेबिलिटी है ये ठीक नहीं है। समझ में आया, इस लोगों में जो स्प्रेड करने लगे। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन। तो उस वक्त क्या हुआ था, यहाँ पर एक मिस्ट्री था, यहाँ पर जो रिलीजियस में क्या हुआ था, जो अनटचेबिलिटी और जो चाइल्ड मैरिज था, ये बातें सारे उस वक्त चलता था। फिर जो राजा राममोहन राय आएंगे हम देखेंगे उसके बाद में। तो वहां पर एक रिलीजियस में था कि
आप अगर सी क्रॉस करके जाते हो तो आपका जो जाति होगा, जो कैस्ट होगा, वो आपका लोग नष्ट हो जाएगा। जैसे मानो आप हमारे देश से दूसरे देश में जाओगे तो आप विदेशी हो जाओगे अगर सी क्रॉस कर दोगे तो, ठीक है। उसके बाद ऑल दी माइजरी इन दी वॉल इज ड्यू टू वुमेन, तो वो सारे कुछ कुछ होते थे जो बोल रहे थे कि ये जो सारे दुख है सब सारे स्त्रियों की वजह से है। तो किसका ऐसा भावना था। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस had lost self respect, the British crowned them, the natives are unworthy of trust, incapable of honesty। तो वो जो इंडियन ने क्या किया था, इंडियन का पास उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट था वो भी उन्होंने खो दिया था। कैसे? ब्रिटिशर्स के कब्जे में आकर ब्रिटिशर्स को अपना मालिक मानकर। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें क्या करेंगे, आओ आओ हम तुम्हें पूजा करेंगे, यहाँ पर बैठो, कुछ खाया पिया कि नहीं, ये सब सारे करेंगे, चर्चादार करेंगे, नहीं करेंगे। हमें वो स्लेव बना कर रहे, हमें कोई रेस्पेक्ट ही नहीं देते थे। वो बोल रहे थे कि तुम इस काम के लायक ही नहीं हो, हमें अनवर्दी समझते थे, हम गवार ऐसे समझते थे ब्रिटिशर्स ने। Being merchants, the British wanted quick profits, their heavy taxes forced farmers to abandon their field। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्यों आए? ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने से उन्हें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वैसे वो पैसा किससे कलेक्ट करते थे? जो पैसा उन्हें जहाँ वो बड़े लालची हो गए, देखे कि इतने इंडिया में इतने सारे वेल थे, तो वो क्या करने लगे, वो बहुत ज्यादा लालची हो गए। तो वो बोले कि हमें और पैसा चाहिए, और टैक्स चाहिए। तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन के ऐसे टैक्स कलेक्ट किए जैसे कि जब एक एक फार्मर होगा, उनके खेत में अगर कोई बाढ़ की वजह से और कोई सूखा की वजह से, मरुड़ी की वजह से, अगर ड्रग की वजह से अगर फसल नहीं होगा, तो उस लैंड पर भी वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जब में फार्मर का कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो वो जो अगर उसका कोई अनाज ही नहीं होगा, तो वो किसे बेचकर वो टैक्स भर पाएगा? वो टैक्स नहीं भर पाएगा। इसीलिए बहुत सारे फार्मर जो थे वो अपना लैंड ही छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए? देखो, आपको टैक्स का भरपाई करना है तो आप किससे पैसे लोगे? जो साहूकार होगा, जो जमींदार होगा, उससे पैसे लोगे। तो जो आप अगर पैसा नहीं चुका पाओगे, आप अगर उस पैसे को अगर नहीं चुका पाओगे, तो आप क्या करोगे? उस जमी को, जो जमींदार आपको वो जमी आपसे छीन लेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फार्मर अपने जो टैक्स नहीं भर पाए, इसलिए उनका जमी उनसे छीन लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो वो बोल रहा है कि देखो, जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे सारे क्रॉप ले रहे हैं। यू वेर स्टील इन एरियर्स। तो जो जमींदार होते हैं वो क्या कर रहे थे, तुम अभी भी हम पैसा नहीं दिए हो तो आपको पैसा देना ही देना होगा। तो आपको समझ में है कि वो कैसे अपना जमीन, जो जमींदार होते थे और जो फार्मर, उनका जमीन छूट जाता था उनसे, इस तरीके से। उसके बाद राममोहन राय आए, जो 1772 से 1833। राममोहन राय लैंडमैन फ्रॉम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। और वो बंगाल से, सॉरी वेस्ट बंगाल तो हमें कहना नहीं ठीक होगा, क्योंकि वहां पर जब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल ये सारे था, तो बंगाल में वो बिलोंग कर रहे थे। वो जानते थे कि हमारा कंट्री में क्या क्या बुराई, ये सब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो let us not despise ourselves, our ancient culture is great। तो हम अपने आप को नहीं कोसेंगे अभी। अब तो सिचुएशन ये है कि हम अभी अपने आप को नहीं कोसेंगे, हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना है और बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। तो अब अगर हम कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारे अचीवमेंट कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हम अपने सोसाइटी को ही पहले हमें चेंज करना होगा, उन्हें परिवर्तन लाना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। तो हमारे मन में बहुत सारे अंधविश्वास है, बहुत सारा कुप्रथा है। जैसे सी को पार करोगे तो जाति चल जाएगा, ये कभी नहीं होता है। ये जो सब अंधविश्वास है। ही होल्ड हिज वाइफ उमा। वो बोल रहे हैं कि cows are of different color but the color of their milk is the same। तो वो बोल रहे हैं कि देखो कैसे लोगों के मन में जो भ्रांति होगा तो कैसे दूर करोगे। देखो, काव काला हो सकता है, सफेद। काव जो गैया है वो काला हो सकता है और सफेद भी हो सकता है, मगर जो वो खीर देते हैं, दूध देते हैं,
वो जो दूध देते हैं वो सफेद ही होता है। तो वो वैसे बता रहे हैं कि लोग काला हो और गोरा सफेद हो। तो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे बहुत सारे रिलीजन हो सकते हैं मगर उनका जो कंसेप्ट है वो एक ही है, जैसे कि काउ का मिल्क। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific। वो बोल रहे हैं कि जो नॉलेज है वो साइंटिफिक होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। उन्हें बहुत सारा नॉलेज था राजा राममोहन राय के पास। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them। तो वो ट्राई करने के लिए समुद्र पार करके गए, ब्रिटिश इंग्लैंड गए। वहां पर वो देखे कि कैसे इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कैसे रहते हैं। तो वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट बट यू मस्ट रिमेम्बर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। तो हम ठीक है, जब वो ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं ठीक है आप यहाँ पर रूल कर लिए, ठीक है हम आपको रूलर मानते हैं, तो आप भी अच्छे से रूल कीजिएगा। जैसे जैसे जो जिस सब्जेक्ट में जो जहाँ पर उन्नति करना चाहिए, जहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए, आपको भी वैसा करना है अगर आप एक रूलर की तरह हो। तो बोल रहे हैं कौन? राजा राममोहन राय। उसके बाद ऑपरेशन 1765 से 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस इन 1808 दे हैड पास रेगुलेशन 3 अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। तो आप अगर, तो इसका मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स ने अत्याचार बहुत ही अपने लिमिट बहुत ही अपने जो लिमिट क्रॉस कर चुके थे, उन्होंने क्या किया, अगर आपको कोई भी एक आदमी जा रहा है तो वो गुनाह किया होगा और नहीं किया होगा, बिना गुनाह किए बगैर ही वो उन्हें ले जाकर जेल में पुरा देते थे, भर्ती कर देते। ठीक है, तो ये इलीगल है अभी के टाइम में। अगर आप कुछ भी गुनाह नहीं करोगे आपको जेल में भर्ती कर दिया जाएगा, तो डाल दिया जाएगा, तो आप पूरा आपको दुखी लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू ब्रेक सैलरी एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। तो जो ब्रिटिशर्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आया था, वो तो बहुत ही जो लूट किया, हमारे देश को लूट किया उन्होंने। वो क्या करे, बहुत सारे हाई ज्यादा मात्रा में जो सैलरी लेकर जाते थे और प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, जैसे उनका और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। तो वो शायद 7 करोड़ उस जमाने में इस वैल्यू के जो गुड्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हमारे देश से उनके देश में वो भेज रहे थे। उसके बाद आता है डिसैटिस्फैक्शन। तो लोगों के मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो असंतोष होगा। सॉरी, यहाँ पर है गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम The bone of cotton weavers are bleaching the plains of India। The British। तो यहाँ पर जो बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, तो जो ब्रिटिश तो यहाँ पर जो इंग्लैंड जाकर वो बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे कॉटन प्लेन है। इसका मतलब है कि कॉटन उगाने के लिए जो प्लेन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना चाहिए वो इंडिया में भरपूर है। The British prospered the company's loot while Indian industry began to die। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे यहाँ पर जो कॉटन, ये जो रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनके देशों में, तो उनके देशों में वो क्या करते थे, उस कॉटन को वो यूज करके जो मशीन प्रोडक्शन करके जो क्लॉथ्स बनाकर हमारे यहाँ पर सेल करते थे। समझ में आया? तो जैसे हमारा यहाँ पर जो हाथ में बुना जाएगा, जो गांधी जी जो बुनते थे, जो चरखा, तो ये जो चरखा पे जो बुनते थे गांधी तकली, तो तकली में चरखा तकली में जो बुनते थे उनका जो, सॉरी देखो ठीक है, ये जो बहुत ही कॉस्टली होगा, आप अगर हाथ में बुनोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा। तो लोग क्या पसंद करेंगे, जो सस्ता में मिलेगा और जो महंगा में मिलेगा। सस्ता में मिलेगा, तो सस्ता कैसे होता था, वो बहुत सारे रॉ मटेरियल यहाँ पे बहुत चीप रेट में लेकर जाते थे और सिर्फ उन्हें वो मशीन में प्रोडक्शन करके हमारे यहाँ पर बेच देते थे। ठीक है, इसलिए तो हमारा जो इंडस्ट्री था, इंडियन इंडस्ट्री, वो डाई होने लगा। इसका मतलब है कि वो लोग प्राय हो गए। उसके बाद आता है डिसैटिस्फैक्शन। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। तो
वहां पर जो हमारा उस वक्त इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम, वहां पर हमें पारसी और संस्कृत में ही पढ़ाया किया जाता था। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम मैकले सजेस्टेड अ चेंज। मैकले जो थे वो चेंज करना चाहे, वी शुड टीच दी नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो बोल रहे हैं कि हमें इंडियन को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये राजी हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom ब्रिटिश gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. तो ब्रिटिशर्स नहीं चाह रहे थे कि हम ज्यादा पढ़े लिखे कर एक बड़ा आदमी बने, वो चाह रहे थे कि हमारा काम जितने हो सके। तो हम एक छोटे छोटे काम बताएंगे, जो क्लर्क जब होगा वो हमारा जितना आवश्यक है हम उसी के अनुसार ही हम इनको पढ़ाएंगे। तो जब ये पढ़ाया गया तो आप अगर अब इंग्लिश आपने पढ़ाई शुरू किया, आप इंग्लिश समझने लगे, तो आप उनके ब्रिटिशर्स के जो टेक्स्ट है वो हमने पढ़ने लगे, और हमें समझ में आया कि ब्रिटिशर्स में कैसे हमें रूल किया, ब्रिटिशर्स कैसे हमें ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे हमें अत्याचार कर रहे हैं, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, जान लिया। तो उसके वजह से ही, अगर इंग्लिश के वजह से ही बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत से बुद्धिमान लोग एमर्ज हुए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो वो बोल रहे हैं कि हमें भी पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मेटेरियल कंडीशन। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमें और कुछ मटेरियल चाहिए, हमें और स्कूल चाहिए जिससे बहुत से बच्चे पढ़ सके, इंग्लिश जान सके। तो हमें ब्रिटिश को कंप्लेन करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल लाए। बाय 1856 ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एरिया को, ज्यादा से ज्यादा इंडिया को कवर कर लिया था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन। उन्होंने इंडियन के बारे में कोई सोचा ही नहीं। इसका मतलब है कि इंडियन के अच्छाई के लिए वो सोचा ही नहीं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। बोल रहे हैं कि पपेट्स जैसे आप खिलौना की तरह, जो किंग होते थे, खिलौना की तरह ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया जाता था। एंड लैंड्स दे वर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वो बोल रहे हैं कि जो लैंड था उससे भी हम, वी ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो हमें कुछ करना चाहिए। जो लैंड था, जो जरूरत था, जो हमारा कुछ भी ज्यादा ऑयल था, वो सब कुछ गया। अब हमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए। देखो, और 3 पार्ट है, 7, 8, 9। ठीक है, 3 ही पार्ट है, ये पढ़ाकर हम ये कंप्लीट कर देंगे। देखो, इस पार्ट से टैक्सेस कंटिन्यू टू रन द पीजेंट्स। तो ये हमने देखा कि टैक्सेस कैसे लगने लगा पीजेंट्स के ऊपर। इन बंगाल द सांताल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल बिकेम डिसेपरेट। तो सांताल के लिए एक न्यू लॉ लाया गया, जो है न्यू लैंड लॉ। उसके वजह से जो पीजेंट थे उनका लैंड खो चुका है, उन्होंने लैंड खो दिए। तो उन्होंने रिबेल किए, विद्रोह किए, एंड मास्काट यूरोपियंस एंड दे आर सपोर्टेड एलाइक। डिस्कंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी क्या करने लगा, उन्हें भी असंतोष होने लगा। The white soldiers gets huge pay, masons to live in the servant। तो हमारा जो सोल्जर थे और ब्रिटिशर्स के सोल्जर थे, जो हमारा सोल्जर है बोल रहे हैं कि ओहो वो व्हाइट सोल्जर है इसलिए उन्हें ज्यादा सैलरी मिलता है, हम इंडियन है इसलिए हमें कम सैलरी मिलता है, और हमें कुछ प्रमोशन भी नहीं मिलता है, और हम बहुत ही ह्यूमिलेशन कंडीशन में हमें रखा जाता है। ठीक है, हम इसे निपट लेंगे। दी अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी व्हिच इज। तो अंग्रेज हमें वो बोल रहे हैं कि सी को क्रॉस करो, जो कि हमारा रिलीजन के अगेंस्ट है। तो हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश एज ओल्ड कस्टम। ये कौन होते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स कौन होते हैं जो हमारे रिलीजन को चेंज करने के लिए लाए हैं। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाही रिवोल्ट। तो बहुत सारे सिपाही ने रिवोल्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उन्हें सैलरी भी बहुत कम दिया जाता था, उन्हें सी क्रॉस करके उन्हें उनके रिलीजन के अगेंस्ट जाने को लिए कहा जाता था। इसलिए बहुत सारे सिपाही क्या करने लगे, रिबेल करने लगे। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। वो अपने यूनिफॉर्म को निकाल लिए।
इसका मतलब है कि अब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। देयर वर ए वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ, तो स्टार्ट हुआ था मीरठ में। मीरठ में ये जब सिपाही लोग युद्ध करने लगे। लॉन्ग लाइफ आवर एम्परर बहादुर शाह, उस वक्त जो मार्चेंट उनका उस वक्त मुगल रूलर थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जाफर जो कि पहले इनएक्टिव थे, मगर इस सिपाही म्यूटिनी की वजह से वो एक्टिव होने लगे और सारे सिपाही बहादुर शाह जाफर को अपना किंग मानने लगे। उसके बाद रिवोल्ट हुआ। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, रिबेलियन जो थे वो बहुत ज्यादा फैल चुका था सारे इंडिया में। मीरठ, उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद झांसी, कानपुर, यहाँ पर सारे जगह पर वो स्प्रेड हो चुका था। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोल्ड। तो जो देखो जो पिजेंट लोग होते थे वो क्या करते थे, फार्मर अपना लैंड को जमींदार के पास में रखते थे। तो जमींदार जो थे उनके पास भी बहुत सारा जमीन था, मगर जो ब्रिटिश के पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिशर्स के पॉलिसी की वजह से उनका जमींदार भी उनसे गया। उनका जो जमींदार के पास भी जमीन था वो भी उनसे निकल गया। तो जमींदार भी अब कहने लगे कि इस ब्रिटिशर की वजह से हमारा जमीन भी लूट गया हमसे, तो वो भी रिबेल करने लगे। सिर्फ और सिर्फ सिपाही नहीं, जमींदार भी रिबेल करने लगे। The white man's rule must end, yes we will help you। तो वो बोल रहे हैं ठीक है, हम इस व्हाइट रूलर को निकाल लेंगे हमारा कंट्री से। Then fight for freedom 1857 हुआ। Many former rulers like बेगम हजारत, बेगम हजारत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम। तो वो बोले हैं बेगम हजारत की जो ब्रिटिशर्स ने हमारा किंगडम ही लूट लिए। उसके बाद पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला फैजदाबाद टोल्ड पीपल राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। जागो भैया जागो, ये जो अंग्रेज है हमारा लैंड को लूट लिए हैं। आजमुल्ला खान वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो उस अटैक में जो अफसर हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, सारे लोग पीजेंट लोग वहां थे, जमींदार भी लग गए, सिपाही भी लग गए, रानियां भी लग गई। उसके बाद अब्दुल्ला खान टोल्ड तांतिया तोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो बोल रहे हैं कि जो नाना साहेब है उन्हें हम नाना साहेब को अपना लीडर मानेंगे। The patriots pounced upon the British and fought pitched battle all over North India। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अमागोर युद्ध हुआ। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। तो उन्हें अटैक किया गया। उसके बाद मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। वो बोल रहे हैं कि कौन, जो कि कुंवर सिंह, वो बोल रहे हैं कि मदर गंगा मैं अपना जान आपको गवा दे रही हूँ, मगर मैं देश को अपना देश के लिए मैं अपना जान भी दे सकती हूँ। वो अपना जान देती। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, सब क्लिक कर लाना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।